नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ और आप देख रहे हैं समाधान। आप सभी का स्वागत है A to Z न्यूज पर। देश का सबसे बड़ा उत्सव महाकुंभ लगा हुआ है और हमेशा वहां से दिया गया संदेश हिंदुस्तान के तमाम आवाम पर प्रभावी होता है। इस बार खास बात यह रही कि जूना अखाड़े ने 1/3 आरक्षण साध्वियों के लिए दिया। अलग से धर्म ध्वजा फहराई गई, अलग से उन्हें स्थान दिया गया और 1/3 आरक्षण साध्वियों को दिया गया। विशेषाधिकार की बात वहां से उठी है महिलाओं के लिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वहीं संविधान का अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्यों को महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान करने चाहिए जिससे महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित हो सके। क्या वास्तव में विशेषाधिकारों की जरूरत है? कई सारे विशेषाधिकार हैं जिनका गलत उपयोग भी होता है और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि ऐसा हो रहा है। बावजूद इसके महिलाएं सुरक्षित भी नहीं हैं। दोनों पहलू हैं। चर्चा आज हम इसी बात पर करेंगे कि क्या वास्तव में महिलाओं को विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए और क्या असल में समान अधिकार भी है महिलाओं के पास। चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल है, खास मेहमान है बजरंग मुनि जी है हमारे साथ, मौलिक चिंतक। आपका बहुत स्वागत है मुनि जी। एडवोकेट AP सिंह जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सिंह साहब बहुत स्वागत है। संजना जॉन है हमारे साथ, मशहूर फैशन डिजाइनर हैं, बहुत स्वागत है आपका। और राजेश प्रताप राव जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत स्वागत है राव जी आपका। सबसे पहले बजरंग मुनि जी आपसे शुरुआत करूंगा। क्या वास्तव में समान अधिकार है महिलाओं को भारत में और विशेषाधिकार की जरूरत है? जितना पुरुषों को है या किसी भी व्यक्ति को है, क्योंकि व्यक्ति से ऊपर न पुरुष है न महिलाएं हैं, तो महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है। विशेष अधिकार देने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। न किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए, न किसी वर्ग को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। विशेष करके यह बात और भी विचारणीय है कि महिला कोई अलग वर्ग नहीं है। महिला और पुरुष, इनको दो वर्गों में जो बनाने की जो शुरुआत हुई है वह पश्चिम की अवधारणा है, भारत की अवधारणा नहीं रही है कभी भी। तो एक बात तो यह है कि जो बात प्रचारित की जा रही है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, यह बात पूरी तरह गलत है, 100% गलत है, क्योंकि हम लोगों ने इस पर काफी कुछ शोध करके। संजना जॉन जी, क्या सहमत हैं आप बजरंग मुनि जी के बात से? भारत में ये जो हो रहा है उसके लिए मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि जितना क्राइम वुमेन के खिलाफ सर्ज हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, एंड आई थिंक वुमेन की प्रोटेक्शन काफ़ी कम है। मैं सोशल एक्टिविज्म में काफ़ी काम करते हैं यहाँ पर, और जितना मैं देख रही हूँ कि स्पेशली नॉर्थ में जैसे भ्रूण हत्या ज़्यादा है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब जगहों पे वुमेन के खिलाफ डेफिनेटली ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो अलग से कुछ अधिकार भी दिए जाने चाहिए उन्हें। आई थिंक जहां दिक्कत है वहां पे जरूर देना जरूरत है। ये नॉट बिकॉज वो विमेन है या जिसके खिलाफ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, हमें वहां प्रोटेक्शन देना जरूरत है। और वो प्रॉब्लम वुमेन के खिलाफ हो रहा है, ये आई थिंक ये स्टेट्स, ये जगहों पर डेफिनेटली सर्ज है, जैसे हम लोग देख रहे हैं हर दिन। AP सिंह जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या संजना जॉन जी कह रही हैं कुछ जगह हैं वहां स्पेशल राइट्स कुछ दिए जाने चाहिए, पूरे भारत में समस्या नहीं है? जब हम मेट्रो सिटी की बात करते हैं, आप देखिए मेट्रो सिटी में सेटअप किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, भारत सरकार की नीतियों के अनुसार, कि CAW सेल बनाई, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बनाई, महिला सेल, महिला कोर्ट सब बनाई गई। और उनके बनाने का फल ये हुआ, प्रतिफल ये हुआ, रिजल्ट ये आया कि केस और बढ़े, महिला उत्पीड़न के नाम के केस और बढ़े। इसका अर्थ ये था कि महिला उत्पीड़न तब भी नहीं था, महिला उत्पीड़न अब भी नहीं है, और केवल महिला उत्पीड़न के नाम का, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ किसी चीज़ का यूज़ कम होता है, मिसयूज़ ज़्यादा होने लगता है। यूज़ के लिए बनाया गया कि महिला उत्पीड़न के लिए उसकी अलग कोर्ट, CAW क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बने, महिला थाने बनाए गए भारत में सब जगह, उनको SP के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सुपरविजन में रखा गया सभी जिलों में। लेकिन उसमें क्या हुआ, यूज कम हुआ, मिसयूज ज्यादा होने लगा। मिसयूज के द्वारा क्या हुआ कि महिलाओं को ये लगा कि इसके द्वारा हम अपनी झूठी शिकायत भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से 498-406 बनाई गई महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और उसका इतना तेजी से मिसयूज हुआ कि आज की डेट में ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एकदम सकते में डाल दिया कि ये क्या हो गया, ये किस तरह से झूठी अवधारणा। राजेश जी, तब क्या अगर हथियार
खतरनाक हो सकते हैं तो सुरक्षा के लिए भी ना दिए जाएं? नहीं, अधिकार बिल्कुल हटा लेने चाहिए। बिल्कुल दिए जाने चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, महिलाओं को हमारे समाज में विशेष अधिकार पहले से मिला हुआ है। हमने जब भी हमें धन की ज़रूरत पड़ी है तो हम माँ लक्ष्मी के पास गए हैं, हमें विद्या की ज़रूरत पड़ी है तो हम माँ सरस्वती के पास गए तो हैं। दिक्कत यही है ना, औरत को हमने या तो दासी माना है या देवी माना है, हम औरत को औरत नहीं हमारी मानते। संस्कृति ने कभी औरत को दासी नहीं माना है, हमेशा एक माँ, हमेशा एक जननी, हमेशा एक अर्धांगिनी और हमेशा एक बहन के रूप में हमने देखा है। अगर समाज में किसी ने नारी को दासी माना है तो हिंदू संस्कृति और भारतीय समाज ने कभी उसको मान्यता नहीं दी है। क्या वास्तव में विशेषाधिकार दिए गए हैं? संजना जी, आपसे ये मैं जल्दी से जानना चाह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने कभी कोई गैर बराबरी नहीं की, संस्कृति में बड़ा अच्छा स्थान है, लेकिन आजकल जो हो रहा है उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। नहीं, एक्चुअली आप पहले से देखें तो डेफिनेटली देवी के रूप में और घर में माँ बहन को बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन अब जो प्रोग्रेस हो चुके हैं, पहले वुमेन इतना बाहर काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं आते थे। ऑब्वियसली इंडिया अब आगे आ चुके हैं, वुमेन बाहर ज्यादा, पहले घूंघट पहन के घर बैठते थे। एंड आई थिंक मेन को ये बहुत डिफिकल्ट है वो अंडरस्टैंड करने के लिए कि आज हमारे साथ साथ वुमेन आ रहे हैं। ये बात स्वीकारना बड़ा मुश्किल है बजरंग मुनि जी कि औरतें हमारे साथ साथ बाहर निकले, सबसे हमारे पहले बराबर हो जाएं। विचारणीय प्रश्न ये है कि महिला और पुरुष के अलग अलग अधिकार हों, ये परिवार तय करेगा कि बाहर के लोग तय करेंगे? ये 2% आधुनिक महिलाएं, ये सारे 98% पारंपरिक महिलाओं की प्रतिनिधि बन बैठी हैं जबरदस्ती। वो 98% महिलाएं इनको महत्व देती हैं कि नहीं देती हैं, ये अलग प्रश्न है, लेकिन ये हावी हो गई है कि हम ही 98% की प्रतिनिधि हैं। तो यह बात बिल्कुल गलत है और ये छीना झपटी कर रही है। वास्तव में ये समान अधिकार के लिए नहीं लड़ रही हैं, इनको समान अधिकार अलग चाहिए, विशेष अधिकार अलग लेकिन चाहिए। क्या उन परंपरागत महिलाओं को कभी इतना कॉन्फिडेंस भी मिल पाया कि वो अपने अधिकारों के बारे में बात कर पाए? महिला अलग है ही नहीं। जब परिवार में महिला पुरुष के लिए, पति के लिए पत्नी है, तो पत्नी है तो उसका अलग तरह का व्यवहार है। बेटे के लिए पूज्य है तो वह माँ है, उस समय उसकी भूमिका उसी औरत की अलग हो जाती है। वही जो औरत है वो भाई के लिए, तो भाई के लिए और बहन, उस समय उसकी भूमिका अलग हो जाती है। एक ही औरत की 3 भूमिकाएं होती हैं, लेकिन ये आधुनिक 2% महिलाएं छीना झपटी करने के कारण अपनी भूमिका को, केवल एक भूमिका को आपकी बात अगर मानी भी जाए तो क्या वो जो 2% महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होना चाहिए? मेरा यह कहना है कि 100% की सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं होना चाहिए? 100% और महिलाओं का की सुरक्षा का इंतजाम क्यों होना चाहिए? हर अपराधी से हर शरीफ व्यक्ति की सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। प्रश्न यहाँ अपराधी और शरीफ के बीच की लड़ाई का है। सारी महिलाएं शरीफ नहीं है, सारे पुरुष शरीफ नहीं है। व्यक्ति का अपना सोच अलग अलग होता है। सिंह साहब, आपने कहा कि जो नियम कायदे कानून हैं, अब कोर्ट भी ये मानने लगा है कि बड़ी तेजी से दुरुपयोग हो रहा है। आपकी बात जायज है, मानी जा सकती है, लेकिन अगर ये इंतजाम भी हटा लिए जाएंगे तो अपराध महिलाओं के खिलाफ तो बहुत तेजी से हो रहे हैं। एक मेरे पास आंकड़ा है, ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की एक रिपोर्ट है 1998 की। उसमें कहा गया था कि 2010 तक जनसंख्या वृद्धि जितनी हो रही है उससे ज्यादा तेजी से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसकी वृद्धि उससे ज्यादा तेजी से होगी, और वो हुआ। तो अगर ये भी इंतजाम हटा लिए जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इंतजाम हटाने की नहीं जरूरत है, बुद्धि को संभालने की जरूरत है, सद्बुद्धि की जरूरत है। आप कहते हैं पूरा देश, मेट्रो सिटी में तो पूरा देश नहीं है, देश तो पूरा हमारा गुवाहाटी से लेकर चौपाटी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारा देश, भारत की बात करते हैं। वैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो हमारा सारा संसार है हमारा, लेकिन हम हिंदुस्तान की बात जब करते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है केवल मेट्रो सिटी में अपराध क्यों ज्यादा है, ग्रामीण परिवारों में अलग जो परिवेश है वहां क्यों नहीं अपराध? इसका मतलब वहां अत्याधुनिकता नहीं आई है,
अत्याधुनिकता आने का मतलब है कि उसे अपने झूठ बोलने की अत्याधुनिकता आ गई, उसमें लेकिन महिला क्या में इस झूठ बोलने आधुनिकता की को इसमें रोका बात- जा सकता है? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रोका भी नहीं जा सकता ना। मैं अभी सिंह जी की बात पर मैं बात करना चाहती, क्योंकि मेट्रोज में जो हम बात कर रहे हैं, गांव में होएगा भी इतना एक्सपोजर नहीं है, मीडिया के सामने इतना जो पब्लिसिटी नहीं मिलता, तो जितना वहां होता है राम जाने कितना हमारे सामने हमें पता चलता है। मेट्रोज में ऑब्वियसली तुरंत उसका पुलिस का और आप सबके सामने आते हैं एंड मीडिया उसको उठाते हैं, इसलिए हमें पता चलते हैं। इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि वुमेन को इंफीरियर डेफिनेटली काफ़ी जगह पे सोचते हैं, बराबर का वो मानने के लिए बहुत मुश्किल। फिजिकली के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, ऑब्वियसली मैं पंगा नहीं ले सकते फिजिकली किसी के साथ, बट आज एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में एंड ऑल्सो इंटेलेक्चुअली वुमेन काफ़ी आ चुके हैं। तो ये समझना और इसको एक्सेप्ट करना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल है, और इस कॉम्प्लेक्स से काफ़ी वायलेंस और रिएक्शन हो रहे हैं। इट्स अ साइकोलॉजिकल रिएक्शन। मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई कर दूं, इससे मेरे से जुड़ा हुआ है। आज ही नहीं महिला आधुनिक हुई, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी रही है, वो एक उसने केस अंग्रेजों है। को- एक केस नहीं है, उनके साथ एक सीता, सती सावित्री, अनुसुईया, साध्वी, ये सब पहले से थी, उनसे हमने परेशानियां नहीं लेकिन है, ऐसे में बार बार गार्गी और मैत्रेयी का उदाहरण दे देके तो काम नहीं चलेगा ना। ये परेशानियां नहीं है तो इलाज मैं नहीं है, आपको एक खोजना बात पड़ेगा। आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये अपराध तब से बढ़े हैं जब से पश्चिम की हवा भारत में आकर और उसने यहाँ इतने कानून बनवा दिए। प्राचीन समय में वेश्यावृत्ति की छूट थी, प्राचीन समय में तो नगर वधुएं भी हुआ करती थी, लेकिन उनका बड़ा सम्मान भी होता था। प्राचीन समय में बाल विवाहों पर भी रोक नहीं थी। प्राचीन समय में अगर कोई 1 से 2 या 3 पत्नियां भी रखता था तो उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। जब से पश्चिमी सब और आधुनिक सभ्यता ने भारत में आकर के 25 तरह के कानून, नए नए कानून बना दिए कि 18 वर्ष से कम में शादी नहीं कर सकते हैं। अरे इच्छा पैदा होगी 14 वर्ष में और पूर्ति होगी 28 वर्ष में, तो वो होटल नहीं जाएगा तो क्या करेगा? और होटल जाएगा तो उसको फांसी दे दो। होटल क्यों चला गया? क्योंकि उसको घर में नाश्ता टाइम से मिलेगा नहीं, और होटल जाएगा तो फांसी दे दो, नहीं रुकेगा सवाल तो बलात्कार। आप पर आ रहा है। आप कह रहे हैं कानून जो नए बने हैं वही खतरनाक है, आप वकील हैं। नहीं, बिल्कुल कानून इतने बने तो हैं, लेकिन वही बात आती, बने हैं उनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए, उनको दुरुपयोग पूरी तरह से हो रहा है। जैसा कि कहा गया प्राचीन काल में इतने कानून नहीं थे, लेकिन प्राचीन काल में कानून नहीं थे तो तलाक भी इतने नहीं थे। बात आती ना तलाक थे इतने, ना संबंध विच्छेद होते थे। अभी जो 10 साल का गैप आया, उस सालों में जितने डाइवोर्स के केसेस बढ़े हैं, फैमिली कोर्ट सेटअप बना गया, पहले सब कोर्ट हैं उन्हीं में तलाक होता है। मेंटेनेंस एक तरफ तो कहते हैं महिला आधुनिक हुई, एक तरफ हुआ महिला एमबीए की नहीं, बिल्कुल आप बताइएगा। महिला एमबीए, अभी श्री एस.एन. ढींगरा साहब हाईकोर्ट के, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उनके सामने एक मुकदमा पहुंचा मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस क्या मांगी गई? एक एमबीए की डिग्री लिए हुए और एक एमबीए का उसका हस्बैंड था, दोनों बराबर, को एजुकेशन को बराबर, को नौकरी, उसने मेंटेनेंस मांग रही है। तो एस.एन. ढींगरा साहब ने कहा कि हमारा देश, भारत का संविधान लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जब कोई भेद नहीं करता है, तो यहाँ लड़की तुम भी एमबीए हो, तुम भी एमबीए, दोनों कमाओ और खाओ जाके। यहाँ मेरे यहाँ किस लिए आए हुए, क्या करने आए हुए? मेरे मेंटेनेंस मांग, क्यों मेंटेनेंस मांग रहे हो? साहब के बिल्कुल खिलाफ हूँ जी, मैं सिंह साहब के पूरी तरह खिलाफ हूँ। प्राचीन समय में तलाक पर कोई रोक नहीं थी, समाज व्यवस्था थी कि तलाक नहीं होते थे। जब से तलाक पर प्रतिबंध लगा है तब से सारी गड़बड़ियां शुरू हुई हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो श्रमजीवी थे पुराने समय में, या अभी भी हमारे क्षेत्र का तो पूरा श्रमजीवी है, वहां तो तलाक की पूरी छूट है एकदम, कि आज यहाँ है, कल अगर 6 महीने के बाद वहां है। देखिए, तलाक अभी- की छूट होनी चाहिए, अभी- सारे प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। अभी आधुनिकता पे बात वकील साहब ने किया। मेरा जहां तक मानना है, महिलाएं अगर आधुनिक हैं तो उन पे सवाल खड़ा किया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में पुरुषों का भी ड्रेस कोड हुआ करता था। क्या पुरुष अपने उस भारतीय संस्कृति के ड्रेस कोड पे खड़ा है? अगर पुरुष और महिला को आप बराबर मान रहे हो, तो पुरुष अपने भारतीय संस्कृति के ड्रेस कोड पे नहीं खड़ा है, और अगर महिला अपनी ड्रेस कोड से हट गई तो उस पे अंगुली उठाया जा रहा है, ये उचित नहीं है। मेरा ये कहना ये है कि किसी संस्कृति के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। जो संस्कृति है वो समाज के कानून है,
ये सरकार के कानून संस्कृति के आधार पर जब बनाए जाएंगे तो उससे अव्यवस्था पैदा होगी। लेकिन संस्कृति के आधार पर, ये तो महिला पुरुष के आधार की बात होगी ना। तो संस्कृति के आधार पर हमें करना चाहिए। हाँ। हम उसको बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अब महिलाओं को संस्कृति से बाहर लाया गया, तो अब चाहिए पर आप आ गए। और जब वो ड्रेस कोड महिलाओं पे लागू करने की बात होती है तो ये भारतीय संस्कृति और परिवार की बात करते हैं। लेकिन जब महिला पुरुष पे भी ड्रेस कोड लादने की बात होती है तो आप चाहिए पर आ गए। इसलिए जब समाज में मैंने कहीं नहीं कहा है महिला और पुरुष, मैंने ये कहा है कि संस्कृति के आधार पर चाहिए ही शब्द लगेगा, बाध्य नहीं किया जा सकता है न महिलाओं को न पुरुषों को। अच्छा, संस्कृति के बारे में बात किया जा सकता है जी, संस्कृति के बारे में ऐसा कहा जाता है, संस्कृति को तो गंगा की धारा की तरह है जो हर रोज बदलती जाती है, समेटती जाती है। गंगा तो की आप धारा आज से 500 साल पहले धारा में जो पानी पीना चाहे वो पी सकता है, जो नहीं पीना चाहे वो नहीं पी सकता है। गंगा की धारा कानून बना करके किसी को पीने के लिए न बाध्य कर सकती है न पीने से रोक सकती है। हाँ। जब से इन कानूनों का प्रवेश हुआ है इन सब मामलों में, तब से सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। महिला कोई वर्ग नहीं है अलग से, महिला एक व्यक्ति है और व्यक्ति के आधार पर उसको समान अधिकार मिलना चाहिए जो मिला हुआ है। अगर महिला व्यक्ति है, अगर महिला व्यक्ति है, मेरा सवाल है आपसे, अभी आप मेट्रोपॉलिटन शहरों की बात होती है, जरा शहर से निकल के गांव की तरफ जाइए। घर में अगर एक बेटी होती है और घर में एक बेटा होता है तो घर की परिवार के लोग बेटी को भैंस और गाय चराने भेजते हैं और बेटे को स्कूल भेजते हैं अपने रोजी रोटी को बचा के। अगर दोनों समान हैं तो क्यों नहीं दोनों के साथ समान शिक्षा लागू हुई है? यह मेरा सवाल है। मुनि जी उत्तर देना चाहते हैं। नहीं, आप भले इससे ना वाकिफ हो, लेकिन समाज में हो रहा है, आप जब के देखिए। नाम की बात नहीं है, सबसे ज्यादा अबॉर्शंस हो रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, एजुकेटेड लोग। सो भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा मेट्रोपॉलिटन क्यों हो रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। सो आज भी हम अगर इक्वालिटी बोले, एजुकेशन बोले, ये एजुकेटेड लोग हैं सबसे ज्यादा जो बेटियों को हटा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हटाते? अगर हम इक्वालिटी बोल रहे हैं, माइनॉरिटी बोल रहे हैं, पहले सबसे ज्यादा हम औरत को क्यों कौन जाके कर रहे हैं? लेकिन मुनि जी, जैसे अभी आपने कहा था कि जो 98% परंपरागत महिलाएं हैं उनका डिसीजन ये 2% महिलाएं नहीं कर सकती। ऐसे ही ड्रेस कोड होना चाहिए, पुरानी परंपराओं पर हम चलें, इसका भी फैसला कोई कैसे कर सकता है? इसका तो फैसला व्यक्तिगत तौर पर किया जाएगा। ड्रेस कोड का फैसला अपना अपना संगठन करेगा। मैं अपने परिवार का ड्रेस कोड मैं तय कर सकता हूं, आप मेरे परिवार का ड्रेस कोड नहीं तय कर सकते हैं। और संगठन भी क्यों, व्यक्ति क्यों नहीं तय करेगा? तो बाहर का कोई नहीं कर सकता है कि किस परिवार में पर्दा होगा या नहीं होगा। उस परिवार के महिला पुरुष सारे लोग मिलकर तय करेंगे कि हमारे परिवार में पर्दा प्रथा अगर मैं रियो में हूँ, मैं बीच में कुछ भी पहन सकते, लेकिन क्या मैं आके यहाँ पहन कर सकते कि हमारी? मुझे लगता है ये थोड़ा सा हम विषय से दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम ये बातचीत करना चाहते हैं, क्या विशेषाधिकार और ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए, और क्या अभी जो अधिकार हैं उससे वास्तव में उन महिलाओं के साथ न्याय हो पा रहा है जो अपराधों का शिकार होती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद भी ये बहस हमारी जारी है।